इस सरकार में दम नहीं है यूसीसी लाने का। आपका चाहे 56 इंच का या 156 इंच का सीना चौड़ा हो, आपके बस की बात नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान पे पाबंदी लगाए या इस्लाम पे पाबंदी लगाए। तो आप चोर दरवाजे से गुंडागर्दी करके आप इस्लाम के ऑपरेटिव पार्ट पे पाबंदी लगाने के लिए यूसीसी का नकाब अपने चेहरे पे पहनना चाहते हैं, यूसीसी नहीं लाना चाहते। भाई इन्होंने शायद ये सोचा था कि यूसीसी का नाम लेके मुसलमान तो पहले भड़क जाते हैं, इसलिए वो सोच रहे थे कि और सीए पे हंगामा मचा रखा था पूरे मुल्क में, और उसके बाद ये पार्लियामेंट में सीने पे हाथ मार मार के चिल्लाते रहे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज तक नाफिज नहीं हुआ सीए। एनआरसी का नाम लेने वाला इस मुल्क में कोई बचा नहीं। उस वक्त कितना हंगामा था। ऐसे ही यूसीसी पे मुसलमानों को भड़का के बीजेपी के लोग, बीजेपी की क़यादत और बदकिस्मती से खुद वज़ीर आज़म समेत भी मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे लाने की कोशिश थी। 2024 के इलेक्शन में पोलराइजेशन का जो इनका एजेंडा था, उस गुब्बारे में से हवा निकाल दिए कि मुसलमान भड़के नहीं। तो क्या बोले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब? बोले यूसीसी में से नॉर्थ ईस्ट को 7 स्टेट्स को अलग कर देंगे, साउथ को अलग कर देंगे, सिखों को अलग कर देंगे, ट्राइबल्स को अलग कर देंगे। भैया फिर यूसीसी क्या होता है? फिर कॉमन सिविल कोड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीयत इस्लामी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। बहुत सीधा सा मतलब ये है। तो अब जो ये यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकाल के लाए हैं, किसने मुतालबा किया? क्या सिखों ने कहा? क्या ईसाइयों ने कहा? क्या मुसलमानों ने कहा? क्या पारसियों ने कहा? क्या ट्राइबल्स ने कहा? क्या दलितों ने? किसने मुतालबा किया? किसी ने नहीं मांगा यूसीसी। लेकिन सरकार आके बीच में खड़ी हो गई, मैं कौन के मैं खामा। क्या कहेंगे सर, यूसीसी को लेकर सरकार बड़ी जल्दी में दिखाई दे रही है और 2024 से पहले वो किसी तरह यूसीसी लाना चाहती है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, यूसीसी असल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और उनका एक ये उसूली मौक़िफ़ है कि वो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ रहे हैं। दूसरी उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो भारत को और भारत की तकसीरियत को समझते नहीं हैं कि भारत एक प्लूरलिस्टिक एक सोसाइटी है जो जिसमें विविधताएं हैं बहुत सारी, और एक ये फेडरल स्ट्रक्चर है। इस बात को बीजेपी और आरएसएस ने कभी भी नहीं समझा अपने इंसेप्शन से आज तक। 1951 से में जनसंघ बनी थी, तब भी यूसीसी उनका मुद्दा था। 1980 में बीजेपी बन गई, तब भी उनका ये मुद्दा था और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का ये हिस्सा रहा है। भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी ये इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कोई कंपल्जन नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और कंपल्जन ना होने के अलावा ये मेंशन है आर्टिकल 44 में कि यूसीसी के लिए जब तक इस मुल्क के अवाम के तमाम तबक़ात बखुशी, बरज़ा, बरग़बत राज़ी ना हो जाएं, तब तक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, हमारे मुल्क के कानून ने हर एक कल्चर को, हर एक मज़हब को, हर एक ज़बान को, हर एक रस्म व रिवाज को एक आज़ादी दी और उसे अकोमोडेट किया। इसलिए भारत भारत बना। आज़ादी से पहले या तो मुग़लों ने भारत बनाया जो एक भारत था, तब भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। हर एक के रस्म व रिवाज को अकोमोडेट किया अपने अंदर, उसके साथ भारत चलता रहा, तो तब वो एक राष्ट्र बना था। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वो गारंटी दी, उसकी वजह से है। तो अब ये बीजेपी के लोग जो ये बात कहते हैं 1 नेशन 1 लॉ, अभी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि एक घर में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। अरे भाई, घर क्या होता है? 4 दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता। और फिर उस घर में रहने वालों का आपसी इत्तफाक वो उसे घर बनाता है। अगर वही मुतमईन ना हो तो फिर घर घर नहीं रहता, जंगल बन जाता है। वज़ीर आज़म इस बात को नहीं समझते कि घर का मतलब क्या होता है। वज़ीर आज़म को कम अज़ कम, अब पता नहीं उन्होंने घर कितना मेंटेन किया है अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, या नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म घर का मतलब अगर नहीं समझते तो फिर तो वो यूसीसी की को अपने एक उसूल के तौर पर सिर्फ लेके चलते रहेंगे। घर घर वालों से बनता है, घर वाले मुतमईन नहीं हैं तो फिर घर घर नहीं रहता। ये बात वज़ीर आज़म को कोई ना वो तो खुद तो समझ नहीं पाते हैं, मगर कोई तो हो उनकी पार्टी में जो उन्हें समझा दे कि घर घर वालों से बनता है, दीवारों से नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस कानून की
देश ने मांग की थी, मतलब जरूरत कितनी थी, इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या है? हालांकि लोग विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन में भी हैं। तो ये 3 सवाल हैं, जरूरत कितनी थी, फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं? देखिए, ज़रूरत अगर होती तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 से 1949 तक 3 साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक धारा पर बहस की है। यूसीसी पे भी बहस की है। नवंबर 1948 में यूसीसी पे बहस हुई है। पूरी बहस के बाद ये तय हुआ कि नहीं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा जा सकता है, और लेकिन यह कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑपरेटिव पार्ट ये नहीं हो सकता। जब वो जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज जो लोग हैं उनके मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, विजनरी थे, बहुत दूर तक देखने वाले लोग। आज तो भारतीय जनता पार्टी में तो पॉलिटिकल जहन रखने वाले लोग ही नहीं है। वो तो एक बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो माइंडेड, बहुत ही दकियानूसी ख्याल रखने वाले लोगों का मजमुआ है भारतीय जनता पार्टी, जिसको ना भारत का कोई पता है, ना भारत के स्वरूप का कोई पता है, ना उसके इतिहास का कुछ पता है, ना उसके मुस्तकबिल का कोई पता है। कुछ जानते ही नहीं है सत्ता के खेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस कदर जहालत है इन लोगों के अंदर कि ये भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख दिया कि ठीक है, फिर कभी माजी में मुस्तकबिल में अगर लोग तैयार हो जाएं, कोई सूरत बन सके तो बना लीजिएगा। अब सवाल यह है कि 75 साल के बाद किसने मुतालबा किया? क्या सिखों ने कहा? क्या ईसाइयों ने कहा? क्या मुसलमानों ने कहा? क्या पारसियों ने कहा? क्या बुद्धिस्ट ने कहा? क्या जैनियों ने कहा? क्या ट्राइबल्स ने कहा? क्या दलितों ने? किसने मुतालबा किया? किसी ने नहीं। तो सरकार आके बीच में खड़ी हो गई, मैं कौन के मैं खामा। ये सूरत हाल है कि किसी ने नहीं मांगा यूसीसी। लेकिन बीजेपी चूंकि कम्युनल एजेंडा, और बीजेपी के लिए यूसीसी क्या है? भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की, साफ कह रहा हूं मैं। एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी इस मुल्क में। वो यूसीसी के नाम पर सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करके हिट करना चाहती है। इसके अलावा यूसीसी का उससे कोई मतलब नहीं है। वो इसके ऊपर यूसीसी को कुछ भी नहीं जानते हैं बीजेपी के लोग। ये रीज़न है कि 2018 का जो लॉ कमीशन था, 21वां लॉ कमीशन, वो बीजेपी ने ही बनाया था। उस लॉ कमीशन ने एक्सरसाइज की, सवालनामा जारी किया, पूरे मुल्क में सवालनामा फैला, लाखों लोगों ने उसके जवाब दिए। उसने कंक्लूड किया कि अभी यूसीसी के लिए इस मुल्क का माहौल साजगार नहीं है, किसी को नीदर रिक्वायर्ड और डिज़ायरेबल, डिज़ायर भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है इस मुल्क के लोगों में। तो न सिर्फ ये मुतालबा नहीं किया, बल्कि लोगों ने ये जाहिर किया कि हमें इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। तो जब ख्वाहिश भी नहीं है तो 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि आप यूसीसी का आइडिया छोड़ दीजिए, बल्कि जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफिकेशन कर दीजिए, तो अब कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बीजेपी के एजेंडा को सूट नहीं करता। तो अब जो ये यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकाल के लाए हैं, आपके तो 75 साल से एजेंडा में चला आ रहा है यूसीसी। आपको 15 साल हो गए सरकार चलाते हुए। आप 6 साल की वाजपेयी ने सरकार चलाई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हम यूसीसी पे नहीं करेंगे। अब 9 साल पूरे गुजर चुके, 9 साल 2 महीने हो गए इस सरकार को। तो अब आप 9 साल में तो आपके पास पूरी अक्सरियत थी, पिछले टर्म में भी अक्सरियत थी, अब भी अक्सरियत है। और फिर आप तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं 56 इंच का हमारा सीना है, हम लाल आंखें दिखा देंगे, हम तो घुस के मारेंगे, हम तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हमारी तो क्रोनोलॉजी समझिए। तो फिर आप 9 साल काहे को खामोश बैठे थे? अब जब इलेक्शन में 6-7 महीने बाकी रह गए इफेक्टिवली, क्योंकि उसके बाद फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो आप 6 महीने के अंदर वो यूसीसी ले आना चाहते हैं। और यूसीसी के आते ही क्या हुआ? नागालैंड की ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटर पैड पे लिख के अखबारात को बयान जारी किया कि यूसीसी ले आए तो सारे के सारे 60 एमएलएस के घरों को आग लगा देंगे। जो बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी है मेघालय में, जो सरकार चला रही है एनडीपी, उसने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि यूसीसी मेघालय में तो लगेगा नहीं।
मिजोरम ने साफ कह दिया। मणिपुर में 2 महीने हो गए, हिंसा नहीं रोक पाए हैं ये लोग अभी तक। पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं मान रहा। उधर साउथ में तमिलनाडु में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि भैया ये यूसीसी का पंगा यहाँ पे मत चलाओ, यहाँ नहीं चलेगा। उधर से पंजाब में भागवत सिंह मान ने कहा कि नहीं, सिख नहीं मानने के यूसीसी को। तो फिर कौन मान रहा है? बचे कौन? ले दे के बेचारे मुसलमान, जो जिनको आप समझते हैं कि सबसे कमज़ोर एंटिटी ये है, इसके साथ इसको चाहे जितने थप्पड़ मार लो, इनका कुछ नहीं होने का, इनको कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन सुशील मोदी हैं बीजेपी के, बिहार वाले। उसमें 17 मेंबर हैं कमेटी के। उन्होंने 3 दिन पहले एक मीटिंग की दिल्ली में यूसीसी पे। उसमें कांग्रेस ने, डीएमके ने और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो उसकी मेंबर हैं, उन्होंने यूसीसी की शदीद मुखालफत की। तो क्या बोले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब? बोले यूसीसी में से नॉर्थ ईस्ट को 7 स्टेट्स को अलग कर देंगे, साउथ को अलग कर देंगे, सिखों को अलग कर देंगे, ट्राइबल्स को अलग कर देंगे। भैया फिर यूसीसी क्या होता है? फिर क्या बचा? तो फिर कॉमन सिविल कोड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इन सबको एक्सक्लूड करके उसे यूसीसी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीयत इस्लामी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। बहुत सीधा सा मतलब ये है कि उत्तराखंड की वो गवर्नमेंट जिनके मैनिफेस्टो में इस बार भी था और जो कह रहे थे हमने कमेटी बना दी, हम लेकर आएंगे और हम ये करेंगे, कल वो भी बैकआउट कर गए कि देर तो नहीं करेंगे मगर जल्दी भी नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? और ड्राफ्ट को जो कह रहे हैं मुकम्मल है, उसको अब वो कह रहे हैं अधूरा है। और उस ड्राफ्ट के प्रपोजल में क्या है? उसका प्रपोजल जो अभी तक आया है मीडिया के ज़रिए सामने, उसमें साहब हम 4 शादियों पे पाबंदी लगा देंगे, हम हलाला पे हलाला तो है ही नहीं, होती ही नहीं कोई चीज़, जो है नहीं उसको कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दें, इद्दत पे पाबंदी लगा देंगे, शादी की उम्र बढ़ा देंगे, फिक्स कर देंगे, निकाह के जो शादियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन लाजमी कर देंगे, और साहब इद्दत पे भी पाबंदी लगा देंगे। तो ये आपके और औरतों को बराबर का जायदाद में हक देंगे, जो इस्लामी शरीयत के तो कम से कम ख़िलाफ़ है। अब सवाल यह है कि ये जितने प्रोविज़न अभी तक आपके प्रपोज्ड ड्राफ्ट में आए हैं, जो अभी ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं हुआ, उसमें जो प्रपोजल हैं वो सब तो इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप यूसीसी नहीं ला रहे, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्लामी उसूलों पर, आप कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते। लोग मुकदमा लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान पे पाबंदी लगा दें, तो कुरान पे तो पाबंदी दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती। भारत की अदालत क्या लगाएगी? दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती। तो अगर आप कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप इस्लाम पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कानूनन आपके हाथ बंधे हुए, आपका चाहे 56 इंच का या 156 इंच का सीना चौड़ा हो, आपके बस की बात नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान पे पाबंदी लगाए या इस्लाम पे पाबंदी लगाए। तो आप चोर दरवाजे से गुंडागर्दी करके आप इस्लाम के ऑपरेटिव पार्ट पे पाबंदी लगाने के लिए यूसीसी का नकाब अपने चेहरे पे पहनना चाहते हैं। यूसीसी नहीं लाना चाहते। पॉलीगैमी की इजाज़त है हिंदुओं को गोवा में, आप उसको ख़त्म करके बताइए। सबसे यूसीसी लाने से पहले आप कहिए हिंदुओं में तो पॉलीगैमी का कोई रिवाज ही नहीं है, फिर आपने गोवा में कैसे दे रखी है वो इजाज़त? आप यूसीसी लाने से पहले गोवा में कानून लाइए। आपकी बीजेपी की सरकार है, वो कहे कि नहीं यहाँ पर 4 शादी, 1 से ज़्यादा शादी की इजाज़त किसी को नहीं होगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। आप पहले वो कानून ला के उसको पास करवा के मुझे दिखा दीजिए, अगर आपके अंदर दम हो तो। आपकी सरकार है। अब अगर वही नहीं कर सकते, इसका सीधा मतलब ये है हम यूसीसी के मुखालफत में नहीं हैं। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविज़न है, लेकिन उस प्रोविज़न में यही लिखा है कि कंसेंसस होना चाहिए, तमाम तबकात उसको कबूल करें तब यूसीसी हो सकता है। उसका आपने कोई तरीक़ा नहीं अपनाया है, इसलिए हम यूसीसी कबूल नहीं कर रहे। केवल 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रख के यूसीसी पे बात हो रही है। भाई इन्होंने शायद ये सोचा था कि यूसीसी का नाम लेके मुसलमानों की आदत है भड़कना। मुसलमान को सोचने समझने से पहले भड़क उठते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप भी भड़क जाती है, बहुत जल्दी भड़क जाती है। किसी चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना, समझना, सोचना, मशवरा करना ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे पहले भड़क जाते हैं हम। तो ये वो सोच रहे थे कि जैसे CAA लाए थे और CAA पे हंगामा मचा रखा था पूरे मुल्क में, फिर मुसलमान ने उसकी मुखालफत की और उसके बाद ये पार्लियामेंट में सीने पे हाथ मार मार के चिल्लाते रहे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं।
आज तक नाफिज नहीं हुआ सीएए। एनआरसी का नाम लेने वाला इस मुल्क में कोई बचा नहीं। 3 साल के अंदर अंदर एनआरसी का कोई नाम लेता है? कोई नाम नहीं लेता। उस वक्त कितना हंगामा था। ऐसे ही यूसीसी पे मुसलमानों को भड़का के बीजेपी के लोग, बीजेपी की क़यादत और बदकिस्मती से खुद वज़ीर आज़म समेत भी मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे लाने की कोशिश की कि 2014 के इलेक्शन में ये पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया और मुसलमानों ने 2024 के इलेक्शन में पोलराइजेशन का जो इनका एजेंडा था उस गुब्बारे में से हवा निकाल दी है कि मुसलमान भड़के नहीं। और खुशकिस्मती से इस बार मुस्लिम तंजीमें जो बहुत ज़ोर से बोला करती है यूसीसी नहीं आने देंगे, उन्होंने भी राब्ता किया, दूसरे तमाम कम्युनिटीज़ के साथ भी राब्ता किया और ख़ुद भी कहा कि हम अपना एक प्रपोज़ल जमा करेंगे और लॉ कमीशन उस पर बहस करे और हम ड्राफ्ट पे बहस करें। यही सही मौक़िफ़ है, हम ड्राफ्ट पे बहस करेंगे। कुरान के ख़िलाफ़ होगा और पास कर देंगे तो अदालतों में जाएंगे, तो जमहूरी हक़ है, फिर एहतजाज का वो एहतजाज भी करेंगे। उससे पहले जबकि सूत्रा का पास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, इस बात की इजाज़त तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सबको खामोशी से इस सरकार में दम नहीं है यूसीसी लाने का, ये मैं बता रहा हूँ। दम नहीं है यूसीसी लाने का। ये वो सरकार है, मैं बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं ना वन नेशन, कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। कितने कड़े फैसले लिए अभी तक? 370। अच्छा, 370 का आवाम से क्या ताल्लुक़ है? ये वो सरकार है, ये वो सरकार है पूरे आज़ाद भारत की तारीख़ में जिसने अभी तक जितने कवानीन भी बनाए, एक कानून भी अवामी मफाद में नहीं बनाया। अब 370 का अवामी मफाद से क्या कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो ट्रिपल तलाक़ का जनरली 140 करोड़ लोगों को का इस मुल्क के अवाम से कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इनसे पूछोगे 144 इसके बाद भी ट्रिपल तलाक़ का कानून पास करने के बाद कितने लोगों को आपने ट्रिपल तलाक़ में सज़ा दी है? उसका कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। आंकड़े तो किसी भी किस्म के नहीं हैं। तो ये मुझे, और डिमोनेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सा अवामी मफाद में था? 100 आदमी लाइनों में लग के मारे गए। वो जो 2000 का नोट आप लेकर आए थे उसको आपने विड्रॉ कर लिया। आपने तस्लीम किया कि आपने इंतहाई किस्म का अहमकाना फैसला उस वक्त किया था और अपनी हिमाकत को आपने कबूल नहीं किया। दूसरा फैसला उससे ज़्यादा अहमकाना आपने किया कि आप 2000 का नोट जो है अब वो ऐसे बदलेंगे कि जिनके पास काला धन है वो अपना काला धन सफ़ेद करवा लें। तो आप करप्शन वाले फैसले आप लेकर आ रहे हैं। अब अवामी मफाद का फैसला, किसानों का आप बिल लेकर आए थे तो क्या हुआ? किसानों ने तो नहीं मांगा था, किसानों ने एमएसपी का बिल मांगा था, वो आप लेकर नहीं आए। आप कॉरपोरेट के हक में एक लेकर आए, 700 किसान मारे गए यहाँ पर बैठे हुए सर्दी गर्मी बरसात में। आपने एक नए पैसे का मुआवजा उनको दिया नहीं और आपने वो बिल वापस ले लिए। डिमोनेटाइजेशन लाए, वो वापस लिया। किसान बिल लाए, वो वापस लिया। ट्रिपल तलाक तो बेचारे मुसलमान कुछ, और उसका कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। तो मुझे, और 370 में आपने क्या कर लिया आज तक? आप एक इलेक्शन कराने की औकात नहीं रखते। वहाँ बीजेपी की औकात नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ कि वो कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन करवा दे। आप कह रहे थे कि हम तो जल्दी से इलेक्शन करवाएंगे और उसको स्टेटहुड वापस है औकात इलेक्शन कराने की? आप कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। डल पे वहाँ पर मोदी के नारे हो रहे हैं। भाई साहब क्या हुआ फिर वहाँ पर? फिर क्यों नहीं करवा रहे आप वहाँ पर इलेक्शन? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो किसान, वहाँ का आदमी जो है अपना फल बेचने के लिए दिल्ली की मार्केट में आज तक आ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं सब नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो फिर इलेक्शन करवाओ ना, क्यों नहीं करवाओ?